Hello, good evening everyone. Here I am with a new start, with a fresh start with our general size series for the मार्गदर्शिका स्टूडेंट्स. और आज हम डिस्कस करेंगे वायरसेस एंड वायरल डिजीजेस. तो लेट्स बिगिन विद अ लेक्चर. सो सबसे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूँ कि व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर. वी विल बी एक्चुअली डिस्कसिंग व्हाट एक्चुअली इज़ वायरस, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दी इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़ेस जो भी मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. जितनों को मैं अप्रोच कर पाई हूँ उतने. ऐसा हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें या कुछ चीज़ें मुझसे स्किप हो गई हो, तो मैं आई वुड लाइक टू वेलकम दोज इन्फॉर्मेशन इन दी कमेंट बॉक्स. आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि वो मैं डिस्कस नहीं किया है मैंने और वो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डू कमेंट मी इन दी कमेंट सेक्शन. I'll definitely look into it and I'll incorporate that in my video or in my revision lecture also. Okay, so now let's start with a lecture that is on virus. तो before getting into the lecture, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं. अगर हम वायरस पढ़ रहे हैं, वैसे हम वायरस, मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि वायरस में भी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आजकल हर जगह आपको सुनने को मिल रहा है कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस. तो मे बी वायरस एक ऐसी टर्म है जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या. तो हालांकि इस वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में डिटेल्स नहीं है क्योंकि वो एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, तो हम उसको एक अलग लेक्चर में फुल्ली डिस्कस करेंगे. उसके सारे सोशल, इकोनॉमिक, एवरी इम्पैक्ट हम उसका डिस्कस करेंगे. तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि वायरस क्या है. हिंदी में हम वायरस को विषाणु बोलते हैं. विषाणु, विष, है ना. सेम इसका डिस्क्रिप्शन है कि वायरस एक ऐसा टर्म है जो कि एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड. हिंदी में भी अगर आप देखें विष, विष माने जहर यहाँ पर आ रहा है और इसमें आ रहा है पॉइजनस फ्लूइड. ठीक है, एक ऐसे लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि एक ऐसा फ्लूइड मटेरियल जो आपकी फ्लूइड मटेरियल और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी जो मतलब एक पॉइजन की तरह जो है अफेक्ट करता है आपको. पॉइजन के कुछ ही इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि या तो वो न्यूट्रल रहता है, कोई असर नहीं दिखाएगा, या फिर वो नेगेटिव असर दिखाएगा. लेकिन आपने कभी भी देखा होगा कि वो पॉजिटिव असर नहीं दिखाता. कभी भी जहर लेने से कोई पॉजिटिव असर नहीं होता. सेम इज़ द केस विद वायरस. वायरस हो सकता है कि आपकी बॉडी पे न्यूट्रल रहे, कोई असर ना दिखाए, आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो, या फिर वो आपकी बॉडी पर नेगेटिव असर दिखाएगा. लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी वायरस ने आपको अफेक्ट किया हो और उसने आपकी बॉडी पर पॉजिटिव असर छोड़ा हो या आपके लिए कुछ अच्छा करके गया हो, या किसी भी जिसकी बॉडी पे भी उसने अटैक किया है उसके लिए कभी भी पॉजिटिव असर नहीं छोड़ता. वायरसेस जो होते हैं उनके हम बेसिक देखते हैं. जो वायरस होते हैं वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवी. सूक्ष्म जीवी का मतलब है छोटी छोटी कॉलोनीज बनी होती हैं इनकी, जो कि नेकेड आइज से विजिबल नहीं होती हैं. आप उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी. उनको जो है मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तभी ही वो आपकी नेकेड आइज को विजिबल होंगे. इसीलिए हम इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं. ये बहुत छोटे होते हैं और नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते. यूजुअली इनका साइज देखा गया है 20 से 300 नैनोमीटर इन डायमीटर. ओके, केवल एक फिगर है. आपको अगर कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया है तो वहाँ पे आपसे पूछ सकता है. ठीक है, वैसे ऐसे जो है नहीं पूछे जाते क्योंकि ये थोड़े से मतलब सस्पिशियस होते हैं. मतलब एक आप इसको ये नहीं कह सकते कि इतना ही होगा. ओके, प्रिसाइज नहीं कह सकते इसलिए. नेक्स्ट इज वायरसेस जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं, यानी कि उनके पास सेलुलर अपरेटस नहीं होता. सेल जैसा कुछ भी नहीं होता उनके पास. वो अकोशिकीय होते हैं. हिंदी में अगर हम बात करें तो वो अकोशिकीय होते हैं, ए सेलुलर होते हैं. ठीक है, ये एक था जिसपे जो है क्वेश्चन पूछा गया था IAS 2013 में. हालांकि IAS का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि वो ए सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं. उन्होंने इसको एक अलग तरह से घुमा के पूछा था कि
उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम नीचे वाला पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी उन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट करके पूछा था। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो आपके वायरसेस होते हैं केवल होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। मतलब ये आपका होस्ट सेल है, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये जाते हैं और अफेक्ट करते हैं या अटैक करते हैं, और ये आपका बाहर का एनवायरनमेंट है। जब तक ये आपके होस्ट सेल के बाहर हैं ये डेड होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन वंस वो इसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो इस होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करके वो एक लीथल फॉर्म ले लेते हैं। लीथल मतलब हजार्डस, जो नुकसान पहुंचा सके, लीथल हो गया हो ना, वो वाली फॉर्म ले लेते हैं और आपको जो है अफेक्ट करते हैं या आपको अटैक करते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि वायरसेस जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं। अगर वो ए सेलुलर हैं तो एक्चुअली उनकी बॉडी पे है क्या, किस चीज़ की बनी हुई है, तो उन पे उसके दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वन इज़ न्यूक्लिक एसिड, एक उनमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड हम जब भी बोलते हैं तो हमारे जहन में आता है जेनेटिक मटेरियल। जैसे ही हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं तो हमारे जहन में आता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ठीक है। तो अब मैंने बोला डीएनए और आरएनए, यही आपको याद रखना है, और कि वायरस में या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, दोनों एक वायरस में नहीं मिल सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, जो कि आईएएस 2013 में पूछा गया है। उन्होंने ये पूछा था कि क्या जो वायरसेस होते हैं वो एक सिंथेटिक मीडियम में कल्चर किए जा सकते हैं। सिंथेटिक मीडियम मतलब जो लेबोरेटरी में आपने प्रिपेयर किया है, जो आपके नॉर्मल या होस्ट सेल के जो अंदर का जो आपका एनवायरनमेंट है उससे मिलता जुलता है, ठीक है, उससे मिलता जुलता आपने कुछ बनाया है। क्या उसमें हम वायरसेस को कल्चर कर सकते हैं, कल्चर मतलब ग्रो कर सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं, नो। नेक्स्ट इज, ये जो वायरसेस होते हैं, जैसे एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है, अगर इस एक वायरस को इस पर्सन से इस पर्सन में ट्रांसफ़र होना है तो क्या सिर्फ एक बायोलॉजिकल वेक्टर से ही हो सकता है ओनली? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसे वायरसेस हैं जो कंटेजियस होते हैं। मतलब अगर आपने कोई एक इंसान है, उसको कोई एक वायरस है जो कि कंटेजियस है और वो आपकी जो आपके अप्रोच में आता है या आपके नज़दीक आता है, और मान लीजिए वो स्नीज़ करता है, आपकी जो स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स हैं आप उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो आपको उस वायरस से जो है आप उस वायरस से कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए केवल बायोलॉजिकल कैरियर से ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। तो इस स्लाइड में इतना ही था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज viruses are the border between living and non-living organisms। मतलब कि ना तो हम उन्हें लिविंग बोल सकते हैं ना हम उन्हें नॉन लिविंग बोल सकते हैं, वो उनके बीच में कहीं बॉर्डर करते हैं, ओके। वाई? क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉन लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जैसे कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम देख लेते हैं, कि वो एनवायरनमेंट में डेड होते हैं, होस्ट सेल के अंदर लिविंग होते हैं, क्रिस्टल लाइक फॉर्म में होते हैं जब वो बाहर होते हैं, और लीथल हो जाते हैं जब वो, या इन्फेक्टिंग हो जाते हैं जब वो होस्ट सेल की बॉडी के अंदर जाते हैं, इनर्ट होते हैं जब वो सेल की बॉडी, होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं, और वो इनर्ट होते हैं। ये इनर्ट का मतलब कि अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, ओके। मतलब अगर आपको मतलब जैसा होता है ना कि अगर इनर्ट कर दिया जाए किसी चीज़ को, है ना, इनर्ट का एक बेसिक मतलब यही होता है कि वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकते हैं। जब वो होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं तब वो इनर्ट होते हैं, अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकते हैं, और तब हम उन्हें वायरियॉन्स बोलते हैं या विरियॉन्स बोलते हैं, ओके। ये जो है, जो आपके वायरसेस होते हैं वो आपके बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। एक्सेप्शंस है माइकोप्लाज्मा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट आई फाउंड दैट पॉइंट, तो आई कैप्ट इट इन माई नोट्स। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूँ, आई एम हॉल्टिंग इट माई हेयर, कि अगर आपको वीडियो में जो रिटन है वो अगर आपको
थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त, तो प्लीज़ आप मेरे को ध्यान से सुनिए, मैं हर चीज़ आपको बोल रही हूँ। आप चाहें तो उसे सुनकर भी लिख सकते हैं, ये केवल एक पॉइंटर्स आपको बनाने हैं। आपका इसको डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं लिखना है, पॉइंटर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वही आपको बनाने हैं, वही मेरे नोट्स में है और वही मैं बोल रही हूँ। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक एक लेटर साफ दिखे, हो सकता है साफ ना भी दिखे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान रखो और उससे ही ग्रास्प करने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज़ कि हम इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लेते हैं, मतलब इसको किसने बनाया, किसने पहली बार देखा, ओके, किसने इसको पहली बार कल्चर किया, क्रिस्टलाइज किया, लाइक दैट। ओके ओके ना, ये जो टर्म थी ये जो है मार्टिनेज बीजरनिक ने दी थी फर्स्ट। जो डिस्कवर था इसको जो डिस्कवर किया था वो आइवानोस्की ने किया था 1892 में, और जो इसको क्रिस्टलाइज किया था वो WM स्टैनले ने किया था 1935 में। नेक्स्ट जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था वो था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस आपसे कोई पूछे क्योंकि फर्स्ट वायरस है तो ये स्पाइरल फॉर्म में डिस्कवर किया गया था। ओके, नाउ मूविंग अहेड, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें भी हम थोड़े से कुछ बेसिक पॉइंट्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस देखेंगे। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि लुइस पास्चर और एडवर्ड जेनर, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डिजीज़ थी उसकी एक वैक्सीन बना दी थी। ठीक है, वो एक वायरल इन्फेक्शन था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वायरसेस कुछ होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पर उन्होंने एक ऐसी वैक्सीन सक्सेसफुली बना दी थी जो उस डिजीज़ को क्योर करने के केपेबल थी। ओके, तो दिस कैन बी अ पॉइंट इन अ पॉइंटर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज होस्ट की बॉडी के अंदर वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि होस्ट की बॉडी के अंदर वो लीथल आते हैं, कैसे आते हैं। तो वो जो आपकी होस्ट सेल होती है उसकी जो मशीनरी होती है उसको यूज़ करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मतलब कॉपीज़ बनाना। ओके, रेप्लिकेशन मीन्स टू मेक कॉपीज़। ठीक है, तो ये रेप्लिकेट करते हैं होस्ट का मैकेनिज्म यूज़ करके। ओके, एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल। ठीक है, ये तो वही बात होगी कि आप किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसे, उसी का आप सामान यूज़ कर रहे हो अपने अपने प्रोलिफरेशन के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, और आप बदले में आप उसको इन्फेक्ट भी कर रहे हो, आप उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हो। ये ऐसे ही कुछ काम होता है वायरस का। ओके, नेक्स्ट एक टर्म देखी जाती है, दैट इज़ वायरोलॉजी। यस, दैट इज़ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज़ व्हाट? वायरोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि वायरस से डील करती है, उसकी स्टडी से, एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वायरस कम्स अंडर वायरोलॉजी एंड इट इज़ वेल अंडरस्टूड उसके नाम से वायरस। ओके, नाउ सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ दिस। अगर हम देखें कि वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है, यस वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है, और जो बहुत बेसिक है वो है जेनेटिक मटेरियल के आधार पे। ऑब्वियसली जो आपका प्रोटीन कोट होगा, आई थिंक, ओके आई टेल इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। जो ओके, लेट मी टेल इट हियर ओनली। ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ज़रूरी नहीं है सारे वायरसेस ऐसे ही दिखते हो, अगर इतना मेजर पोर्शन भी आपके पास है तो ये भी वायरस कहलाएगा। इस मेजर पोर्शन में है क्या? मैंने आपको बताया था कि वायरसेस जो होते हैं ए सेलुलर होते हैं, लेकिन वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? प्रोटीन कोड, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। ओके, एंड नेक्स्ट इज दूसरी चीज़ क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जो है DNA, ईदर DNA और RNA। ओके, अब ईदर DNA और RNA एंड प्रोटीन कोड। ओके, नाउ सेम इज द केस हियर कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, डबल स्ट्रैंडेड RNA है,
कौन सा है उसके बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई किया गया है। बेसिकली डीएस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस जो होता है वो पोलियो वायरस होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है रोटा वायरस होता है। मतलब पोलियो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब ये है। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, टीटीवी ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड वायरस होता है, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है आपका ऑर्थोमिक्सो वायरस में। ओके, नेक्स्ट इज, अब मैंने ये आपको डिस्कस कर ही दिया कि ये स्ट्रक्चर होता है बेसिक। अब मैं इसका इस पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज का आपको वो बताती हूँ कि ये वायरस है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। अब आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि बैक्टीरियोफेज तो शायद ये किसी बैक्टीरिया का नाम हो, बट ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, वायरस अफेक्टिंग बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफेज। ओके, अब ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये काम कैसे करता है, ये आपका प्रोटीन कोट है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अब आप जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका वो ऑपरेटस है जो इसको किसी सेल वॉल को पंक्चर करके अंदर जाने के लिए हेल्प आता है। What will it do? It will fix on a organism or on a cell. It will try to get a gripping. वो एक ग्रिप बनाएगा। उसके बाद वो उस सेल वॉल को रप्चर करेगा, यहाँ पे एक प्रिक मारेगा या रप्चर करेगा, तोड़ेगा, छेद करेगा, वट एवर इट इज़, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, यही तो वो जेनेटिक मटेरियल है जिसमें जो इन्फेक्शन कॉज करेगा। ओके, अब आप बोलोगे कि प्रोटीन कोट क्यों नहीं जा रहा भाई अंदर। प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है उसे, और अगर उसे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी भी तो सेल, इस होस्ट के सेल के अंदर है, वो उसको यूज़ करके अपना काम आगे बढ़ाएगा। यही तो है जो जिसको हम बोल रहे हैं कि वो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ कर रहा है। होस्ट जो नेसेसरी है, ठीक है, जो नेसेसरी है जिससे उसको अब आगे जो है इन्फेक्शन कॉज करना है वो अपने साथ लेकर जाएगा अंदर। बाकी चीज़ें वो क्यों कैरी करेगा अपने साथ, जब उसके पास जो है, जो होस्ट सेल है उसके पास सब कुछ है, वहीं से वो यूज़ करेगा और अपना काम करेगा। ओके, एक टर्म और देखा गया है बेसिकली, दैट इज फेज थेरेपी। फेज थेरेपी क्या था कि इस बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किसी ऐसे इन्फेक्शंस कॉज बाय कोई ऐसा पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन जो कि किसी बैक्टीरिया ने कॉज किया हो। ठीक है, किसी बैक्टीरिया ने किसी में कोई पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन कॉज किया, उसके क्योर के लिए इस बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फेज थ्योरी। ओके, वायरस कंटेनिंग बैक्टीरिया है, ये पूछा गया है आपका MPPCS 2017 में कि व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसीलिए क्वेश्चन हो सकता है। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसमें इसके जनरल डिस्क्रिप्शन में इतना ही है। नाउ जल्दी से हम इसकी जो है डिजीजेस देख लेते हैं। आई विल बी बिट फास्टर इन डिजीजेस बिकॉज सब कुछ यहाँ पे रिटन है, मुझे बस कुछ ही ऐसी चीज़ें जो आपको बतानी है। वेल अंडरस्टूड है, आप पढ़कर भी समझ रहे हो और इतना इसमें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो आई विल बी रियली फास्ट विद इट एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आए। और ओके, तो फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ एड्स। ओके, बहुत आप लोगों ने सुनी होगी वर्ल्ड एड्स डे एंड एवरीथिंग। तो एड्स जो होती है वो होती है एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब एक ऐसा एक्वायर किया हुआ सिंड्रोम जिसमें आपकी जो है इम्यूनिटी वीक हो रही है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जा रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, उसको हम वो होती है एड्स। ठीक है, फर्स्ट इसको सबसे पहली बार 1981 में देखा गया था, फैक्चुअल न्यूज़। नेक्स्ट इज इंडिया में कौन सा स्ट्रेन पाया जाता है, तो इंडिया में आप लोग याद रखिएगा HIV-1C, मतलब HIV-1 सब टाइप C जो है वो इंडिया में देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कि ये जो इसका वायरस है, डिजीज़ कॉजिंग वायरस, वो कौन सा है,
तो HIV एड्स हम इसको बोलते हैं। तो ये जो HIV है ये इसके वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसको हम रेट्रोवायरस भी बोलते हैं, बहुत जगह रेट्रोवायरस ही लिखा जाता है, तो आप ध्यान रखें रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कि एक एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन भी बनी है जिसका नाम है ज़ेडोब्यूडिन, और जो कि एक एजिडोथाइमेडाइन है। ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट कम्स कि इसके ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। ओके, सबसे पहले ये नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होती है। अब मैं आपको डिजीजेज में जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो बता दूं, जिनको मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, नथिंग एल्स। ओके, दैट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, आप लोगों को पता ही होगा इतना तो। ओके, कंटेजियस और कम्युनिकेबल एंड नॉन कंटेजियस और नॉन कम्युनिकेबल। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अगर कहीं लिखा है कम्युनिकेबल तो इसका मतलब ये है कि आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, आप अगर इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हैं या जो भी उसकी इन्फेक्शन कॉज करने वाली चीज़ है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो आपको इन्फेक्शन होगा। ओके, जैसे कि जब आपको सर्दी होती है, आपको ज़ुकाम होता है, तो आपसे बोला जाता है कि आप हाथ मतलब यूज़ योर हैंकी वाइल स्नीजिंग, आप अपने टिश्यूज़ को डिस्पोज कीजिए। अमिताभ बच्चन इतनी कैंपेनिंग कर रहे हैं कि डिस्पोज ऑफ योर मास्क ड्यूरिंग कोरोना वायरस, एक बंद ढक्कन के डस्टबिन में आप उसको करिए इनफैक्ट, क्योंकि वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और उसके जो वायरस हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत ईजीली कम्युनिकेट हो रहे हैं। ओके, तो जहाँ भी कम्युनिकेबल या कंटेजियस आता है तो आप लोग समझ जाना कि अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आया एक इन्फेक्टेड बंदा और एक नॉर्मल बंदा, तो वो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और होता ही है। ओके, नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कंटेजियस, मतलब कि एक बंदे को डिजीज़ है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बोलो कि भाई तू दूर रह, यू डोंट कम नियर टू मी बिकॉज आई विल गेट इन्फेक्टेड, ऐसा नहीं है। अगर वो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर किसी इंसान को कैंसर है तो आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, आप उसके पास जा सकते हैं, आप उसको बेसिक जो दिनचर्या है उसमें आप उसको हेल्प कर सकते हैं, आप उसका सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि वो कंटेजियस नहीं है, वो उससे आपको नहीं आएगी। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल का मतलब। तो मैं सिर्फ बोलूँगी वेदर इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ और अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ rather than explaining it again and again. ओके, तो फर्स्ट इज HIV एड्स, जो कि एक नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होती है। अगर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होती तो फिर कैसे होती है? ऑब्वियसली अगर एक अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो, मतलब एक बंदा जिसको एड्स है वो उसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है दूसरे बंदे के पास जो कि नॉर्मल है और वो अनप्रोटेक्टेड होता है या ठीक है, तो उसको एड्स हो सकता है। ओके, कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर एक इन्फेक्टेड बंदे का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए दूसरे बंदे में जो कि हेल्दी है, तो उसको ये हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली चाइल्ड को हो सकता है मदर से। बच्चा तो 9 महीने माँ के पेट में ही रहता है, ब्लड के कांटेक्ट में कितना ज़्यादा आता है, और अगर उस माँ को वो एक इन्फेक्टेड मदर है तो उसकी चाइल्ड में वो एड्स आ सकती है, और केसेस ऐसे होते हैं कि आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि इसके टेस्टिंग के लिए वेस्टर्न ब्लॉट्स और एलिसा, 2 टेस्ट ये है, 2 टेस्ट नहीं है बेसिकली, इसका टेस्ट है एलिसा जिसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसके आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि हाउ इट वर्क्स और वट एवर इट इज़, आपको बस पता होना चाहिए एलिसा इज़ फॉर HIV एड्स। ओके, नेक्स्ट इज कि फिर वेस्टर्न ब्लॉट किस लिए? जब ये एलिसा ही डिटेक्ट कर रहा है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट? तो जो वेस्टर्न ब्लॉट होता है वो इसके पॉजिटिव, जो अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो उसको एश्योर करता है, उसको कंफर्म करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं कि अगर ये पॉजिटिव आया है तो क्या ये ठीक है, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, इट इज़ अ क्रॉस चेक। ओके, और अगर आप किसी ऐसे केस में जो कि एड्स सस्पेक्टेड है, एड्स का सस्पेक्ट है या उसको हो सकता है उसको एड्स हो, तो अगर आप ये दोनों टेस्ट कंबाइंड करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट प्लस एलिसा एक साथ करते हैं, तो चांसेस बहुत कम होते हैं उसके फेलियर के। ओके, उस टेस्ट के फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं, और वो जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो फेल हो, वो ठीक ही रिजल्ट देता है। ओके, द कलर इज़ नॉट परफेक्ट, ओके ठीक है ना अभी? ओके,
नेक्स्ट इज कि वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? सभी को पता है कि वो 1 दिसंबर, वो 1 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेट होता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? सिंस 1988 से टिल डेट ये वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट डिजीजेस चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, दोनों पॉक्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड वेरी मच। व्हाट इज़ इट कि जो आपके चिकन पॉक्स हैं उनको हम छोटी माता बोलते हैं, जो स्मॉल पॉक्स हैं उनको चेचक बोलते हैं, डिफरेंट है। जो आपका चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV से होता है। ओके, और जो स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, वो वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर इस वायरस से होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स अभी तक इंडिया में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इरेडिकेटेड देखा गया हो, अभी भी आपके इसके केसेस यहाँ पर देखे गए हैं। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयर से हो सकता है, मतलब कंटेजियस है, आपको उसके किसी भी इसके पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। और इसका ये भी कंटेजियस है, और इसका ग्लोबल इरेडिकेशन 1980 में अनाउंस किया गया था, लेकिन इसका लास्ट केस 1977 में देखा गया था। तो आपको ये याद रखना है कि इसका अनाउंसमेंट 1980 में हुआ था, लेकिन इसका लास्ट केस कब देखा गया है? लास्ट केस देखा गया है आपका 1977 में, लेकिन इसका अनाउंसमेंट एज ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स हुआ था 1980 में। तो क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना कि क्या एक्चुअली पूछा क्या है उसने। ओके, नेक्स्ट इज डेंगू। डेंगू आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा जो है आपका उसमें रहा था कि ये फ्लेवी वायरस से होता है। ये एडीज मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड विद अ डेंगू वायरस, ऐसा एडीज मॉस्क्यूटो जो कि डेंगू वायरस से अफेक्टेड है उससे होता है। 3 से 14 दिन में इसके सिम्टम्स दिखते हैं। इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। अब इसको ब्रेक बोन फीवर क्यों बोलते हैं ये सुन लेते हैं। क्योंकि आपकी बोन मैरो सप्रेशन कर देता है। बोन मैरो सप्रेशन मतलब बोन मैरो को सप्रेस कर देता है। किसी को सप्रेस कर देना मतलब उसको इनएफिशिएंट कर देना उसके काम में। बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाती हैं। डेंगू हो जाता है तो बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, बोन मैरो अपना काम नहीं कर पाती है और ब्लड सेल्स नहीं बन पाते। अब इट इज़ वेल अंडरस्टूड, अगर ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो हमारी इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तो हमें जो है इन्फेक्शन जो है अफेक्ट करेगा। ओके, हम इन्फेक्ट हो जाएंगे उससे। दैट्स इट फॉर डेंगू। नेक्स्ट इज चिकनगुनिया। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट चिकनगुनिया, जो कि चिकनगुनिया वायरस चिकवी से होती है। ट्रांसमिशन होता है चिकवी इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो से, एडीज एल्बोपिक्टस या फिर एडीज एगिप्टाई, दोनों में से किसी से हो सकता है। अभी टाइगर मॉस्क्यूटो बोलते हैं हम, एडीज एल्बोपिक्टस को हम टाइगर मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं। नाउ एक्चुअली आई टुक सम, हियर इट इज। ठीक है, दिस इज़ योर एडीज एगिप्टाई दिस। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि व्हाट एक्चुअली इज। ये जो होते हैं ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट्स में रहते हैं, मतलब इंडिया में भी पाए जाते हैं। मेन टाइप ऑफ मॉस्क्यूटो होते हैं जो कि जीका, डेंगू, चिकनगुनिया और अदर वायरसेस कॉज करते हैं। प्लस ये जो होते हैं ये पीपल इंसानों पे फीड करते हैं। अभी इंसानों पे फीड करते हैं तो और ज़्यादा किसी और वायरस से ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं कि ये इन्फेक्शन कॉज करें। ओके, नेक्स्ट इज आपका एल्बोपिक्टस, एडीज एल्बोपिक्टस। इन दोनों के आप नॉर्मल मॉस्क्यूटो से देखोगे ना तो इनके ये जो होते हैं, जो लेग्स होते हैं, हिंड लेग्स एंड ऑल दैट, इनमें एक पैचेस होते हैं वाइट ब्लैक समथिंग लाइक दैट। और तो आप गूगल कर लेना, आप ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एडीज एल्बोपिक्टस। जो एडीज एल्बोपिक्टस है, ठीक है, वो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक तो ये कूलर टेम्परेचर पे रहते हैं, सॉरी, प्लस ये जो मॉस्क्यूटोज होते हैं ये एनिमल और ह्यूमन बींग्स दोनों पे फीड करते हैं। और ये जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, अदर वायरसेस लाइक ये सब ये कॉज करते हैं। ओके, तो कमिंग बैक टू आवर लेक्चर, चिकनगुनिया। ओके, नेक्स्ट इज चिकनगुनिया, ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है चिकनगुनिया। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो चिकवी वायरस के बाइट से होता है।
और एडीज एल्बोपिक्टस या एडीज एगिप्टाई, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइगर मॉस्क्यूटो किस डिजीज़ के मतलब किसको बोला गया है, ओके देख लेना आप। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ऑब्वियसली। सीवियर जॉइंट पेन, फीवर, नोजिया, फिटीग, रैश, ये सब इसके सिम्टम्स हैं, देखे गए हैं, ओके। नेक्स्ट इज जीका वायरस। जो आपका जीका वायरस है वो जीका वायरस से कॉज होता है। प्लस ये जो वायरस है इसमें आप देखेंगे कि रेड आइज हो जाती हैं, जॉइंट पेन होता है, हेडेक और मैक्यूपेबुलर रैश। मैक्यूपेबुलर रैश होते हैं कि सीरीज ऑफ रैशेज होती हैं और थोड़े से उभरे हुए से रैश होते हैं जो कि एक सीवियर इन्फेक्शन को डिपिक्ट करते हैं, ओके। ये भी एडीज एगिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस से होते हैं। सेक्सुअली ये एक ऐसी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकती है। आई आपके पास मॉस्क्यूटो से है एक से, बट ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकती है, ओके। ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर बेबी फ्रॉम मदर टू बेबी, ओके। नेक्स्ट इज येलो फीवर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि येलो फीवर होता किससे हुआ है, फ्लेवी वायरस। नेक्स्ट इज कि ये जो आपका येलो फीवर है ये एक आपकी एक्यूट वायरल हीमोरेजिक डिजीज़ है, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय वायरस। जो मतलब एक एडीज एगिप्टाई अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड है वो आपको काट लेती है या आपको इन्फेक्ट करती है तो आपको येलो फीवर हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है और जॉन्डिस होता है। अब आपको पता है कि जॉन्डिस माने पीलिया, जॉन्डिस में क्या होता है कि येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है येलो फीवर, ओके। तो नेक्स्ट इज हाँ, जैपनीज एंसेफेलाइटिस और मेनिनगाइटिस, ये दोनों ऐसी डिजीज हैं जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। तो जैपनीज एंसेफेलाइटिस, आई होप कि मैं स्लाइड को इतना रोक रही हूँ कि आप अगर उसे पॉज करके लिखेंगे तो आप नोट्स लिख सकते हैं, ओके। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी, नो वरीज, ओके। नेक्स्ट इज़ जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस, जो कि आपकी जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस वायरस से होती है। बहुत सारे वायरस के नाम ऐसे हैं जो कि डिजीज़ के नाम पे हैं, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। और ये ब्रेन का इन्फेक्शन होता है। ये जो है डोमेस्टिक पिग्स और वाइल्ड बर्ड्स होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसका मेजर जो ट्रांसमिशन देखा गया है वो आपका क्यूलेक्स स्पीशीज़ ऑफ क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से देखा गया है, ओके। इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन हो जाता है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, अल्टीमेट है डेथ, आप ध्यान रख सकते हैं अपना, जब तक ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर नहीं हो रहा, बट इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक देखी नहीं गई है। नेक्स्ट इज मेनिनगाइटिस। मेनिनगाइटिस, ओके नाउ, मेनिनगाइटिस जो होता है वो एक बैक्टीरियल भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, HIV से, मम से, वेस्ट नाइल वायरस, एंटेरोवायरस, इनमें से किसी से भी ये हो सकता है, ओके। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इसमें मेनिनजिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नाउ ये आपको अगर याद रहे, मेनिनजिस से मेनिनगाइटिस, ओके। इसका मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर आप पिक्चर देख लेते हो तो आपको जल्दी याद हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये है आपका मेनिनगाइटिस का दिखा रहा है। ये आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन के पास ये 3 लेयर प्रेजेंट होती है जिन्हें हम मेनिनजेस बोलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है। अगर ये सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड आपका इन्फेक्ट हो जाए या ओके इन्फेक्टेड हो जाए तो ये क्या करता है, आपकी जो आपकी मेनिनजेस हैं उनको, उनमें स्वेलिंग, उनके टिश्यूज़ को स्वेल कर देता है। और ऑब्वियसली कहते हैं दिमाग में सूजन आ गई है, समथिंग लाइक दैट, तो वो आप जो एबनॉर्मेलिटी है वो शो करेगा ही करेगा, ओके। तो मेनिनजिस से आप याद रखना कि मेनिनगाइटिस, ओके। नेक्स्ट इज कि अकर व्हेन फ्लूइड कवरिंग मेनिनजेस बिकम इन्फेक्टिव, फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से अफेक्टेड है, समझिए ना, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से अफेक्टेड है, तो यहाँ ब्रेन नेक स्टिफनेस इसमें यूजुअली देखी गई है, ओके। नेक स्टिफनेस कॉमन भी हो सकती है, बट लेकिन अगर है तो मेनिनगाइटिस की वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है आपको सबको पता होगा कि लिवर को अफेक्ट करती है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको डिजीज़ दे दी, अब आपसे पूछ दिया कि इसमें से कौन सी डिजीज़ है जो लिवर को अफेक्ट करती है। अब जैसे मैंने पहले आपको इससे पहले जो मैंने आपको बताया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस और मेनिनगाइटिस, ये दोनों ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दे देंगे हेपेटाइटिस बी, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू एंड मेनिनगाइटिस। अब आपसे पूछेंगे कि
ABCD। अब हमसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है। ऑब्वियसली जापानीज, आपको पता होना चाहिए जापानीज एनसेफेलाइटिस और मेनिंगाइटिस, तो आप आंसर लगा दोगे B and D। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज कि लिवर को अफेक्ट करते हैं, सीवियर हो जाए तो लिवर सिरोसिस, कैंसर, ऐसी बीमारियां भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद ब्लड, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाओ सिरिंजेस, यूज्ड सिरिंजेस, या फिर ट्रांसफ्यूजन हो जाए, या अगर इन्फेक्टेड पर्सन आपको ब्लड दे जाए आपकी किसी ज़रूरत में, तो फिर वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट सम डिजीजेज आर, आई थिंक दैट वाज 14th। नेक्स्ट इज हर्पीज़। हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस से होती है, प्लस कि ये सोर्स अराउंड लिप और जेनाइटल ऑर्गन्स, लिप और जेनाइटल ऑर्गन्स के पास जो है एक इन्फेक्शन टाइप से कॉज कर देती है। मैं इसका भी आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके दो टाइप देखे गए हैं, HSV1 और HSV2। जो जेनाइटल हर्पीज़ करता है वो HSV2 है, और जो ओरल हर्पीज़ यानी कि स्किन लिप के आसपास और इधर जो करता है वो सब होता है आपका माउथ एंड ऑन फेस, वो था आपका HSV1। तो लुकिंग लाइक दिस। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सोर्स अराउंड लिप, ये आपका हर्पीस को ही शो करता है। नाउ लेट्स, ओके, तो हर्पीस डन। नाउ रेबीज, जिसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रो पानी, फोबिया डर, इसका जो बेसिक सिम्टम देखा गया है वो पानी से डर देखा गया है। ये आपका रेबीज लिसा वायरस से होता है, और ये जो है ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट कर सकता है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है लाइक डॉग, कैट, बैट, फॉक्स एक्सेट्रा, इसके कांटेक्ट में आप आ रहे हैं, इसके सलाइवा के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आपको ये हो सकता है। और फियर ऑफ वाटर, कन्फ्यूजन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसके सीवियर सिम्टम्स हैं। इसका रिजल्ट भी नॉर्मली डेथ है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब एज सच। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में ही इसके इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं तो इसका, तभी तो इट इज़ इसीलिए बोला गया कि अगर डॉग बाइट होती है, किसी को कुत्ता काटता है या कोई भी ऐसा वो काटता है, तो यू शुड गेट वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। अदरवाइज अगर ये सीवियर सिम्टम्स दिखा देता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल और ऑलमोस्ट नो ही हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट आर मम्स। मम्स वायरस से होता है, जिसे हम गर्ल्स हुआ बोलते हैं हिंदी में। कंटेजियस डिजीज़ है, सलाइवरी ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। सीवियर सिम्टम्स होते हैं आपके मेनिंगाइटिस, पैनक्रियाटिस, परमानेंट डीफनेस और टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन। अगर टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन रहता है तो इनफर्टिलिटी भी देखी गई है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, क्लियरली विजिबल टू यू। नेक्स्ट इज राइनो वायरस, जो कि नेक्स्ट डिजीज इज कॉमन कोल्ड, जो कि होती है राइनो वायरस से। ये नॉर्मली 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में प्रोलिफरेट करती है, इसलिए नोज़ में ज़्यादातर ये टेम्परेचर देखा गया है, तो आपको अफेक्ट करती है। ABC, इसके टाइप्स हैं, सब टाइप्स। इसके सिम्टम्स हो जाते हैं नॉर्मल सोर थ्रोट, रनी नोज, नेजल कंजेशन, स्नीजिंग, और ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट इज 14th थी हमारी हेपेटाइटिस बी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ पोलियो। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। ये पोलियोमिलेटिस वायरस से इसको बोलते हैं, पोलियोमिलेटिस भी बोलते हैं, पोलियो वायरस से होती है। इन्फेक्टेड फीकल मैटर, या वो अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपके माउथ में एंटर करिए तो हो जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है और पैरालिसिस भी कर सकती है, वीकनेस कर देती है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है अफेक्ट करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है वहाँ के सेल्स, और मसल फंक्शन को अफेक्ट करती है। ओके, वैक्सीन जो है सबसे पहले जोनस साल्क ने बनाई थी 1952 में, इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था 1955 में। जो इसका WHO, ये WHO की एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में है। पोलियो फ्री स्टेटस इंडिया को मिला था 27 मार्च 2014। ठीक है, WHO की तरफ से जो टाइप 2 पोलियो वायरस है वो इरेडिकेट हो चुका है अर्थ से 2016 में, और इसीलिए जो है WHO ने स्विच कर दिया है फ्रॉम ट्राईवेलेंट, पहले 3 थे ना, उससे बाईवेलेंट वैक्सीन इन 2016, अप्रैल 2016। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसके लिए जो है WHO ने ट्राईवेलेंट से बाईवेलेंट वैक्सीन पे स्विच कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट इज़ ईबोला।
ईबोला में होता है, ईबोला वायरस से होता है, हम इसे ईबोला हीमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। ह्यूमंस और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में देखा गया है। 1976 में आइडेंटिफाई किया गया था 2 फेजेस में, पहला नज़ारा और दूसरा याम्बुकू। याम्बुकू एक गांव है ईबोला रिवर के पास, इसीलिए इसका नाम पड़ा ईबोला। तो आपसे पूछा जा सकता है ईबोला नाम कहाँ से मिला है इसको, किसी पर्सन से, साइंटिस्ट से, या वट एवर इट इज़। और ये जो है इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कर देता है। और ये जो है एपिडेमिक था वेस्ट अफ्रीका में फ्रॉम दिसंबर 2013 टू जनवरी 2016। ओके, नेक्स्ट इज़ एवियन फ्लू। एवियन फ्लू जो है वो जानवरों की बीमारी, वायरल डिजीज़ है जिसे हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, जो कि H5N1 वायरस से होती है। ये कंटेजियस डिजीज़ है, ये बर्ड्स को अफेक्ट करती है, स्पेशली हेंस, कॉक एंड डक्स। प्लस ये मैन को भी अफेक्ट करती है अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं हैन के, इन्फेक्टेड हैन के, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के। इसको हम टैमी फ्लू भी बोलते हैं। ओ सॉरी, इसका एंटीवायरल मेडिकेशन, इसका मेडिकेशन है, उसका नाम है टैमी फ्लू। ओके, नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। ये 2009 में सबसे पहले देखा गया था। ओके, अब ये स्वाइन फ्लू सिमिलर देखा गया पिग्स में, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्वाइन फ्लू। ओके, ये भी कंटेजियस है और ये बहुत जल्दी क्विकली म्यूटेट करता है, इसमें म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, फेटल भी होता है इसीलिए। नेक्स्ट लास्ट 2 डिजीजेज आर रिंडरपेस्ट, जिसको हम कैटल प्लैग भी बोलते हैं। ये पैरामिक्सोविरिडी फैमिली के पैरामिक्सो वायरस से होता है। ये क्लोव्ड हूव्ड एनिमल्स में देखा गया है, जिनके जो है आपके हूव्स जो होते हैं, ओके, वो स्प्लिट होते हैं। मैं इसका लास्ट में भी एक बार एक साथ पिक्चर दिखा दूंगी। प्लस ये डायरेक्ट कांटेक्ट से हो जाते हैं, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर या फिर एयर, ऑब्वियसली ये कंटेजियस है। ओके, नेक्स्ट इज फुट एंड माउथ डिजीज, जो कि पिकॉर्ना वायरस से होती है, ये इन्फेक्शियस है। ये क्लोवन हूव्ड एनिमल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मैं अभी आपको इसका पिक्चर दिखाती हूँ। इसमें हाई फीवर होता है लास्टिंग 2 to 6 डेज, और अगर सीवियरिटी आ जाती है तो आपको ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं। अब ये ब्लिस्टर्स क्या होते हैं और ये क्लोवन हूव्ड एनिमल्स क्या होते हैं, लेट्स सी दैट फर्स्ट। ये तो होते हैं क्लोवन हूव्ड एनिमल्स, जिनके जो हूफ होते हैं वो क्लोव्ड होते हैं, यानी ऐसे बाइफ्रिकेटेड होते हैं टू 2 toes, एंड दीज आर दी ब्लिस्टर्स। ओके, ये जो देखे गए हैं ये ब्लिस्टर्स देखे गए हैं। ये सीवियर कंडीशन में ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, उधड़ी हुई स्किन टाइप्स, और ये सीवियर सिम्टम है। ओके, तो so these were the 2 last viral diseases which I felt important for your examination point of view. Now I'll take your 10 seconds. अगर ये वीडियो क्लियर नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं और ज़्यादा आगे इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर आपको इसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन या कुछ मुझसे हेल्प चाहिए, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्लस अगर आपको कोई भी नई चीज़ मिलती है वायरल डिजीज़ेज जो कि प्रीवियस से पूछी गई है या इम्पॉर्टेंट आपको लगती है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में जो है आप उसको शेयर कीजिए। हम उससे क्या होगा, सबको हेल्प मिलेगी, एंड अ प्रॉपर इंटरेक्शन विल बी क्रिएटेड बिटवीन दी स्टूडेंट्स ऑन दी पोर्टल। एंड that's it from my side. In today's lecture I'll try to go with the bacterial diseases in tomorrow's or day after tomorrow's lecture, and that's it. So stay home, stay safe, and please do tell me whatever it is in the comment section. Thank you so much.